आप देख रहे हैं ज़ीरो आवर। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। सबसे पहले ईरान में सड़क पर किया गया वो तथाकथित इंसाफ जिसे बेरहमी और बेतुकी के सिवा कुछ नहीं कहा जा सकता। ईरान में खोरसान प्रांत में एक नौजवान को 40 कोड़े लगाए गए। कोड़े खाने वाले नौजवान का कसूर ये था कि उसने शराब पी थी, लेकिन वो भी आज से 10 साल पहले यानी कि 2008 में इस नौजवान में, जब इसकी उम्र महज 13 साल की थी, उस वक्त इसके ऊपर शराब पीने का आरोप लगा था। और आज 2018 में 23 साल के इस व्यक्ति को शराब पीने की सज़ा दी गई, यानी कि 40 कोड़े लगाए गए हैं। यह है ईरान का वो कट्टरपंथी सिस्टम जो आज दुनिया के सामने ईरान के कट्टरवाद को पूरे तरीके से प्रदर्शित करता है। क्या मजहबी कट्टरवाद आज दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गया है? क्या आज तमाम विकसित देश इस बात को लेकर इतने चिंतित हो गए हैं कि वो अपने देश में मजहबी कट्टरवाद के खौफ से तरह तरह के कानून सामने ला रहे हैं? ये बात इसलिए है क्योंकि यूरोपियन यूनियन के सदस्य डेनमार्क ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है, जिसके मुताबिक मुस्लिम प्रवासियों को अपने बच्चों को हर हफ्ते 25 घंटे के लिए अपने परिवार से दूर रखना पड़ेगा और इन बच्चों को सरकारी क्रश में भेजना पड़ेगा, ताकि इन बच्चों को इस्लामिक विचारधारा और इस्लामिक कट्टरवाद से अलग रखकर डेनमार्क के उसूल और डेनमार्क के लोकतंत्र के बारे में बताया जाए। अब आप समझिए कि किस तरीके से आज अल्पसंख्यकों की कट्टरवाद नीति और सोच से परेशान है कई पश्चिमी मुल्क। हर हफ्ते परिवार से 25 घंटे दूर, हर हफ्ते अपने देश को समझना। कुछ ऐसा होगा डेनमार्क का नया कानून, जिसका मकसद गरीब मुस्लिम आबादी को मुख्य धारा से जोड़ना और कट्टरपंथ को नई मुस्लिम पीढ़ी से दूर रखना है। ये क्यों किया जा रहा है, ये भी समझाएंगे, लेकिन पहले समझिए कि आखिर इस मुहिम में क्या किया जाएगा। इस मुहिम के लिए डेनमार्क की 25 मुस्लिम बस्तियों को चिन्हित किया गया है। हर बस्ती में 8 साल और उससे कम उम्र के मुस्लिम बच्चों को सरकारी डे केयर में रहना होगा, जहां बच्चों को डेनमार्क की संस्कृति और समाज के बारे में बताया जाएगा। हम आपको बता दें कि डेनमार्क इस दुनिया के सबसे ज्यादा विकसित देशों में से एक है। यहाँ सिविल लिबर्टीज भी ज्यादा हैं। बावजूद इसके डेनमार्क ऐसे सख्त कदम उठा रहा है तो उसकी सिर्फ एक वजह है, तेजी से बढ़ता कट्टरपंथ। डेनमार्क में इस वक्त 25 मुस्लिम बस्तियां हैं, जिनमें से 3 बड़ी बस्तियां राजधानी कोपेनहेगन में ही हैं। इन बस्तियों में शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य सेवाएं तक पूरी तरह मौजूद नहीं हैं। यही वजह है कि डेनमार्क की सरकार मुस्लिम बस्तियों में रहने वाले बच्चों को सुविधाओं और आधुनिक ख्यालात से रूबरू करवाना चाहती है, ताकि जिंदगी की गुर्बत, कट्टरपंथ और फिर आतंक में तब्दील न हो। टीम न्यूज़ नेशन। डेनमार्क का ये फैसला आज पूरी दुनिया को ये सोचने के लिए मजबूर कर रहा है कि अगर हम 4 देशों की बात करें, यानी कि डेनमार्क, नॉर्वे, उसके साथ साथ स्वीडन और हॉलैंड, ये 4 ऐसे देश हैं जिन्हें स्कैंडिनेवियन कंट्रीज कहा जाता है और जहां बड़े पैमाने पर खुले विचारों को काफ़ी प्रबलता दी जाती है। लेकिन आज ऐसा क्या है कि डेनमार्क जैसे विकसित देश को भी कट्टरपंथ को रोकने के लिए आज लोगों के घर में घुसना पड़ रहा है। इसके लिए आवश्यक है इस बात को समझना कि आज यूरोप में बड़े पैमाने पर शरणार्थी आ रहे हैं और ये उन मुल्कों से आ रहे हैं जहां काफ़ी गरीबी, गुर्बत है और जहां धार्मिक कट्टरवाद बड़े पैमाने पर है। ऐसे में इन शरणार्थियों और उनके बच्चों में इस बात का अंदेशा होता है कि वो आतंकवादी प्रवृत्तियों की तरफ काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए इन समुदायों के बीच घुसकर लोकतंत्र और लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करने के लिए आज डेनमार्क जैसे देश ने यह कदम उठाया है। जाहिर सी बात है, सामूहिक तौर पर जब कोई कदम उठाया जाता है तो उसका विरोध अल्पसंख्यक कभी नहीं कर पाते। जब जब डेनमार्क में कट्टरपंथ का जिक्र होता है तो अखबारों की ऐसी ही हेडलाइन सामने आती है। आधुनिक इतिहास में डेनमार्क का कट्टरपंथी आतंक से पहला सामना साल 2015 में हुआ था। कोपेनहेगन का आतंकी हमला। 14 और 15 फरवरी 2015 को डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में एक आतंकी हमला हुआ। एक हमलावर ने पहले एक आर्ट गैलरी, फिर यहूदियों के एक धार्मिक स्थल और आखिर में एक स्टेशन पर गोलियां चलाई।
इस हमले में आतंकी समेत 3 लोगों की मौत हुई। इस हमले को अंजाम देने वाले शख्स का नाम था उमर अल हुसैन, जो जॉर्डन मूल का था। इस हमले में स्वीडिश कलाकार लार्स विल्क्स को भी निशाना बनाया गया, जो धार्मिक कार्टून बनाने के चलते सुर्खियों में आए थे। बाद में ऐसी खबरें आई कि मारे गए आतंकी उमर अल हुसैन की कब्र पर कुछ लोगों ने फूल भी चढ़ाए थे। डेनमार्क में एक बड़ी समस्या मुस्लिम युवाओं का अपराध से जुड़ना भी है। कोपेनहेगन समेत दूसरे बड़े शहरों में मुस्लिम नौजवान गैंग बनाकर ड्रग्स और गैर कानूनी हथियारों के धंधे में लिप्त हैं। कट्टरपंथ से जुड़ी इन्हीं चुनौतियों से अब डेनमार्क निपटना चाहता है। टीम न्यूज़ नेशन। सिर्फ डेनमार्क ही नहीं बल्कि उसके पड़ोस में बसे देश भी मजहबी कट्टरपंथ को रोकने के लिए सख्त कदम उठाते दिखाई दे रहे हैं। स्वीडन में ऐसे इस्लामिक स्कूल या मदरसों को बंद करने का फैसला लिया गया है जहां लिंग आधारित भेदभाव होता है, यानी कि जिन मदरसों में लड़के और लड़कियां साथ साथ नहीं पढ़ सकते उन्हें बंद करने का आदेश दिया गया है। ऑस्ट्रिया ने अपनी धरती पर 60 इमामों को देश से बाहर निकालने का आदेश जारी किया है। साथ ही मस्जिदों को विदेश से मिलने वाले चंदा या यूं कहें कि पैसे का ऑडिट कराना और उसके साथ साथ स्क्रूटनी कर उसे सार्वजनिक करने की बात भी कही है। नॉर्वे ने सार्वजनिक स्थानों पर बुर्का पहनने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है और साथ ही अरब देशों से आने वाले प्रवासियों की तादाद को भी कम करने का फैसला किया है। यानी कि ये तमाम ऐसे देश हैं जो अपने आप को न सिर्फ विकसित मानते हैं बल्कि जहां सोशल सिक्योरिटी सिस्टम बहुत बड़ा है, इसके बावजूद ये देश अपने धरती पर कट्टरपंथ और कट्टरवाद को कोई जगह नहीं देना चाहते। आइए बात करते हैं कि किस तरीके से डेनमार्क के साथ साथ चीन में भी इस्लामिक कट्टरवाद के खिलाफ चीन की सरकार लगातार सख्त से सख्त कदम उठा रही है। उग्र मुसलमानों के बच्चों को सरकारी नीतियों के चलते अब अनाथालय में रहने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, क्योंकि कई मानवाधिकार संगठन अपनी रिपोर्ट में कह चुके हैं कि उग्र परिवारों के कैद में रहने की वजह से मुस्लिम बच्चे अब बेघर हो रहे हैं और अनाथालय में इन बच्चों को अब इस्लामिक विचारधारा से बिल्कुल अलग कम्युनिस्ट विचारधारा से जोड़ा जा रहा है। यानी कि धर्म की आज़ादी किसी भी तौर पर आज चीन में नहीं है, खास करके अगर कोई मुस्लिम परिवार है तो। शिनजियांग के उइगर मुस्लिमों पर चीन के दमन चक्र की एक और तस्वीर सामने आई है और इस बार सीपीसी का ये दमनकारी निशाना साधा गया है उइगर मुस्लिमों के बच्चों पर। दरअसल उइगर मुस्लिमों पर चीन की सरकार लंबे वक्त से कठोर कार्रवाई कर रही है और इसी दौरान हजारों उइगर लोगों को बंदी बनाया गया है। आरोप क्या है ये भी समझ लीजिए। सरकार और कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ बोलना, सरकारी विचारधारा के खिलाफ सामग्री प्रकाशित करना, इंटरनेट पर सीपीसी के विरोध में सामग्री शेयर करना। माता पिता जेल में भेज दिए जा रहे हैं तो मासूम बच्चों को उठाकर अनाथालय और वोकेशनल स्कूलों में डाला जा रहा है। इन बच्चों को अनाथालय भेजने के संगीन इरादे समझने भी जरूरी हैं। अनाथालयों में इन बच्चों पर कम्युनिस्ट पार्टी की विचारधारा थोपकर उनके ब्रेन वॉश की कोशिश की जा रही है। उन्हें उइगर मुस्लिम समाज के रीति रिवाजों से दूर किया जा रहा है। ये पहली बार नहीं है जब सरकार ने सीधे तौर पर उइगर समाज को तोड़ने की कोशिश की हो। 6 महीने से शिनजियांग में एक और कैंपेन चल रहा है जिसमें चीन के अधिकारी सीधे उइगर मुस्लिमों के घरों के अंदर रह रहे हैं। यानी चीन हर वो हथकंडा अपना रहा है जिसके जरिए उइगर मुस्लिमों के बीच सामाजिक और मजहबी फूट डाली जा सके। टीम न्यूज़ नेशन। उग्र मुसलमानों पर चीन का दमनकारी चक्र लंबे वक्त से चल रहा है और 2010 के बाद से उग्र मुसलमानों पर कई तरह की मजहबी पाबंदियां लगा दी गई हैं। मुसलमान मर्दों को लंबी दाढ़ी रखने की पूरी मनाही है। इसके साथ साथ मुसलमान औरतों को कुछ संवेदनशील इलाकों में बुर्का नहीं पहनने की हिदायत दी गई है। इसके साथ साथ माता और पिता सद्दाम या उसामा जैसे नाम अपने बच्चों का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इसके साथ साथ मुसलमान परिवार अपने बच्चों को ऐसे स्कूल में भी नहीं भेज सकते जहां सिर्फ मजहबी तालीम दी जाती है। चीन में सरकारी नौकरियों से जुड़े उग्र मुसलमान अधिकारी रमजान के दौरान रोजा भी नहीं रख सकते हैं, यानी कि धार्मिक प्रवृत्तियों को सरकार के सामने या सरकार के काम के बीच में नहीं लाया जा सकता। अब आइए आपको दिखाते हैं पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई भारत के खिलाफ कैसे साजिश रच रही है। खबर मिली है कि आईएसआई की शह पर खालिस्तान समर्थक गुट भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा कैंपेन शुरू करने वाला है और इस कैंपेन का आगाज अगले महीने यानी कि अगस्त से शुरू हो सकता है।
कुछ इसी तरह लंदन में एक बार फिर खालिस्तान समर्थक गुट भारत के खिलाफ एक बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में है। न्यूज नेशन को मिली जानकारी के मुताबिक लंदन में बैठे कुछ खालिस्तानी कट्टरपंथी संगठन भारत में अस्थिर हालात पैदा करना चाहते हैं। इसके लिए अगस्त से प्रोपेगेंडा कैंपेन शुरू किया जा सकता है। खबरें ये भी हैं कि इन गुटों को पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI से फंडिंग हो रही है। इस साजिश को गंभीरता से समझते हुए ब्रिटिश सरकार को जानकारी भी पहुंचा दी गई है। देखिए, हमने रिपोर्ट्स देखी हैं और मैं ये कंफर्म करना चाहूँगा कि हमने इस मैटर को UK गवर्नमेंट के साथ टेकअप किया है। हमने उनको डिमांड्स भी इशू किया है और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि UK की सरकार ऐसे कोई ग्रुप को अपना कंट्री इस्तेमाल नहीं करने दे। पिछले तकरीबन 2 साल में पाकिस्तान लगातार खालिस्तान आतंक को बढ़ावा देने की फिराक में है। कुछ ही वक्त पहले हैम्बर्ग, रोम और वैंकूवर जैसे शहरों में खालिस्तान समर्थक कट्टरपंथी गुटों ने प्रदर्शन भी आयोजित किए थे। इन प्रदर्शनों का मकसद भारत विरोधी प्रोपेगेंडा फैलाना था। गोपाल सिंह चावला जैसे खालिस्तान समर्थकों के साथ हाफिज सईद की मौजूदगी भी इसी तरफ इशारा करती है। भारत को बदनाम करने की साजिश के तार पाकिस्तान से जुड़े हैं। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI एक बार फिर भारत को दहलाने की फिराक में है। खुफिया एजेंसियों को मिली जानकारी के मुताबिक लंदन में खालिस्तान समर्थक कट्टरपंथी ग्रुप को ISI फंडिंग कर रहा है, जो अगस्त के महीने में हिंदुस्तान को दहलाने की साजिश रच रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल के साथ रविकांत राय, न्यूज नेशन, दिल्ली। और अब आपको दिखाते हैं आतंकी साजिश की एक और तस्वीर। कश्मीर में इन दिनों एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें हिजबुल का आतंकी हमाद कुछ नौजवानों को हथियार चलाने और घुसपैठ की ट्रेनिंग देता हुआ दिखाई दे रहा है। वीडियो में कुछ आतंकी हथियार चलाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। यह वीडियो कहां और कब शूट किया गया है इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है, लेकिन जिस तरह वीडियो को एडिट किया गया है और इसमें ग्राफिक्स का इस्तेमाल किया गया है, ये साफ है कि इस वीडियो का मकसद लोगों तक हिजबुल की बातों को फैलाना है, यानी कि प्रोपेगेंडा करना है। पाकिस्तान की चुनावी फिजा में आज हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम भी गूंजा। नवाज शरीफ के भाई शहबाज शरीफ ने आज मीडिया के साथ बातचीत करते हुए कबूला कि दुनिया के मंचों पर जो सम्मान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिलता है वो पाकिस्तान के नेताओं को नहीं मिलता, और यही बात पाकिस्तान को चुभती भी है। आज हिंदुस्तान अगर G20 में जाता है तो क्या मेरे दिल को तीर लगते हैं कि उसमें कौन सी वो जनाब कीमिया नुस्खा है हिंदुस्तान में कि मोदी जाके खड़ा होता है और हम खड़े तमाशा देख रहे हैं। दिस इज नॉट काइट्स पाकिस्तान, दिस इज नॉट इकबाल पाकिस्तान। लेट्स कन्वर्ट दिस अपॉर्चुनिटी इनटू मेकिंग दिस एज इकबाल एंड काइट्स पाकिस्तान। दैट विल ओनली हैपन थ्रू फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, अबव बोर्ड, ट्रांसपेरेंट। दैट इज द ओनली एंड द ओनली वे फॉर आवर सर्वाइवल। पाकिस्तान की भारत विरोधी साजिशों के बाद एक नजर पाकिस्तान की चुनावी सरगर्मी पर भी। पाकिस्तान में इन दिनों एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें पाकिस्तान के तहरीक इंसाफ के अध्यक्ष इमरान खान को सियासत का बॉस कहा जा रहा है। यह अलग बात है कि इस वीडियो में जो डायलॉग का इस्तेमाल किया जा रहा है वो भी बॉलीवुड फिल्म का है, यानी कि पाकिस्तान में आज कुछ भी अपना नहीं है, सब कुछ उधार का, और वो भी हिंदुस्तान से। मौत को तो यूं ही लोग बदनाम करते हैं, तकलीफ तो जिंदगी देती है। तू जैसे जाहिर को मारने के लिए जाहिर ही काम आएगा। हमारा सिर्फ एक ही बिजनेस होवे, ट्रांसपोर्ट का। कहाँ का बिजनेस होवे? ट्रांसपोर्ट का। बीच में ना बोल। हमारे माथे पर यूं नहीं लिखिया कि हम चीटर हैं, जैसे थारे माथे पर लिखियो है। क्या लिखियो भाई? चीटर। बीच में ना बोल। अपने को क्या है? अपने को सिर्फ पानी निकालना है। हिसाब चुकता करना आया है तो बीच में आना, वहाँ राइट साइड पे के। अबे और लक्कड़ बग्गे की औलाद, कभी सुना नहीं क्या? द बॉस इज ऑलवेज राइट। तो देखिए किस तरह से पाकिस्तान के चुनाव में भी बॉलीवुड फिल्मों का असर और जलवा कितना छाया हुआ है। पाकिस्तान में भले ही हिंदुस्तान के लिए नफरत भरी हो, लेकिन भारतीय फिल्मों और गानों की दीवानगी जबरदस्त है। कराची में एक मॉल के अंदर एक पाकिस्तानी नौजवान के भारतीय गाने पर डांस करने का वीडियो वायरल हुआ। महराज नाम का यह नौजवान पहले खुद डांस करता है और फिर एक बुजुर्गवार को भी शामिल कर लेता है।
फेसबुक पर इस वीडियो को 40 लाख से ज्यादा हिट मिल चुके हैं और ये काफी लोकप्रिय हो रहा है। और ये खबर वाकई में बड़े अलग सी है। कोटा में कुछ लोग आत्मा को लेने के लिए अस्पताल पहुंच गए। जी हां, आत्मा भी अब अस्पताल में मिलती है। दरअसल अस्पताल में बीमारी के चलते एक नौजवान की मृत्यु हो गई थी। मौत के बाद मृतक के करीब 1 दर्जन परिवार तंत्र मंत्र की सामग्री लेकर अस्पताल पहुंच गए और उसकी आत्मा को अपने साथ ले जाने का दावा करने लगे। इन लोगों ने अस्पताल के सीटी स्कैन सेंटर के बाहर तथाकथित तौर पर पूजा पाठ की और अस्पताल की परिक्रमा भी की। हैरान करने वाली बात यह है कि ना तो अस्पताल के किसी भी डॉक्टर ने और ना ही सिक्योरिटी गार्ड ने इन्हें रोकने की कोशिश की। भाई आत्मा का सवाल था, अगर आत्मा अस्पताल में ही रुक जाती तो पता नहीं कोई भूत वूत न दिखाई देता। इजरायली फोर्स ने इजरायली फौज के ठिकानों को ही निशाना बना दिया है। 12 जुलाई में ली गई इन तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि इजरायली फौज ने मिसाइलों के जरिए गोलन हाइट्स के नज़दीक सीरियाई अड्डों को निशाना बनाया है। इजरायली फौज के एक बयान में यह कहा गया है कि यह कार्रवाई 11 जुलाई को सीरियाई ड्रोन के इजरायली एयर स्पेस में घुसने के विरोध में की गई है। फीफा वर्ल्ड कप अब लगभग फाइनल हो चुका है, क्योंकि अब 2 टीमें हैं जो फाइनल के मुकाबले में एक दूसरे के आमने सामने होने वाली हैं, यानी कि फ्रांस और क्रोएशिया। क्रोएशिया फीफा के पूरे इस टूर्नामेंट के दौरान, या यूं कहें कि अब तक उसके इतिहास में पहला मौका है जब क्रोएशिया फाइनल्स में पहुंचा है। लेकिन फैंस को क्रोएशिया के खिलाड़ियों के साथ ही नहीं बल्कि क्रोएशिया के राष्ट्रपति के साथ भी कुछ लंबा इंतजार इस तरीके से रहा। और ये देखिए, क्रोएशिया की राष्ट्रपति हैं कोलिडा, जो कि खुद फुटबॉल की बहुत बड़ी फैन है। वर्ल्ड कप में क्रोएशिया के तकरीबन हर मैच में मौजूद रही हैं और एक मैच में टीम से मिलती जुलती इस पोशाक में खुद ही वहां पर मौजूद दिखाई दी ताकि वो टीम का मनोबल बढ़ा सके। और अब आपको फीफा वर्ल्ड कप का एक और वीडियो दिखाते हैं जो इन दिनों सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर बड़ा वायरल हो चुका है। ये वीडियो एक दक्षिण कोरियाई रिपोर्टर का है जो मैच के बाद स्टेडियम के बाहर खड़ा रिपोर्टिंग कर रहा था। इसी दौरान कुछ लड़कियां मौके पर पहुंची और एक एक करके रिपोर्टर को ही किस करने लगी। अब बेचारा रिपोर्टर क्या करे, आप देखिए, खुद ही बेचारा झेपता हुआ दिख रहा है, लेकिन जाहिर सी बात है उसकी मुस्कुराहट थम नहीं रही थी। आखिरकार किसे बुरा लगे जब कोई महिला आए और किस कर निकल जाए।